Assalamu alaikum. Amara Ishtaq here. We are going to start our applied chemistry for ADS part 2. As you know, we were already discussing about metallurgy of copper. We have studied our topic metallurgy of copper in which we have studied that how to extract copper from its ore. हमने बहुत सारे प्रोसेसेस किए जिसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस था कि हमने अपने ओर को ग्राइंड किया, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन की बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसके बाद हमने रोस्टिंग का प्रोसेस किया, स्मेल्टिंग का प्रोसेस किया और स्मेल्टिंग के बाद मेसमराइजेशन के प्रोसेस में फाइनली हमारी मेटलर्जी ऑफ कॉपर कंप्लीट हो गई थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। मतलब कि मेटलर्जी क्या होती है कि आपने ओर में से एक प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो मेसमराइजेशन के एंड पे आपने कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था विच वाज 99% प्योर। ब्लिस्टर्स फॉर्म में आपको कॉपर मिली थी। ब्लिस्टर्स कहते हैं कि एक फुली हुई फॉर्म में कॉपर आपको मिल गई थी, लेकिन अभी हमें इस कॉपर को मजीद रिफाइन करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, दैट हाउ टू रिफाइन कॉपर। ठीक है, तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में कॉपर तो आपने एक्सट्रैक्ट कर ली मेटल से, मेटल की ओर से, अब उसकी रिफाइनिंग करनी है क्योंकि ये थोड़ी सी इम्प्योर कॉपर है। 99% कॉपर है लेकिन कुछ अमाउंट में इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी मौजूद है, दैट इज व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एज इम्प्योर कॉपर। तो इसकी रिफाइनिंग में हम किस तरह से इसको रिफाइन करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एस्टेब्लिश करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड, एंड यू नो दैट एनोड हैव पॉजिटिव साइन ऑन इट एंड कैथोड हैज नेगेटिव साइन ऑन इट। ठीक है, तो अभी देखें कि हम यहाँ पे जो यहाँ अपना एनोड बनाएंगे वो इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे और वो एक हैवी बार होगी। जितना भी कॉपर हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया है ना, उस कॉपर का हम यहाँ पे एनोड बना देंगे। उसका टर्मिनल इस तरह से बैटरी के साथ अटैच करेंगे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो गए तो वो पॉजिटिव एनोड बनेगा। पॉजिटिव एनोड हम किसका बना रहे हैं? इम्प्योर कॉपर का, राइट। ये जो इम्प्योर कॉपर आपने मेटलर्जी से सेपरेट की है, इसको एज एनोड हम यहाँ पे हैंग कर देंगे। और जो कैथोड हमने बनाना है वो एक बारीक सी लेयर, एक बारीक सी फॉइल, एक पतली सी पतरी, ठीक है, वो बनाएंगे किसकी? प्योर कॉपर की। हम खुद से ले लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद कोई प्योर कॉपर है उसकी ये हम जो है कैथोड उसको बना देंगे, ठीक है, प्योर कॉपर का। और इसका टर्मिनल इस तरह से अटैच करेंगे कि ये नेगेटिव साइन ही लेगा, राइट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है जिसमें आपने प्योर कॉपर का कैथोड बनाया है जो कि एक बारीक सी वायर है, और इसके अलावा जो इम्प्योर कॉपर जिसको आपने प्योरीफाई करना है उसका आपने एनोड बना दिया। नाउ यू नो कि एनोड के ऊपर कौन से रिएक्शंस होते हैं? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस तो आपने बहुत बार एफएससी की क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैंग किए हुए होते हैं, ठीक है, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और कैथोड पे रिडक्शन। किस तरह से होता है ये हम इंशाल्लाह अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए रिडक्शन का प्रोसेस है जो कैथोड पे होगा। अभी देखें कि जिस सोल्यूशन के अंदर आपने ये दो इलेक्ट्रोड्स डिप करवाए हुए हैं वो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है, तो वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब कॉपर सल्फेट उसमें आयंस की फॉर्म में मौजूद होगा, ठीक है, और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन होगा वो, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी आयंस की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होगा। ये सेपरेट आयंस इसके अंदर मौजूद हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए हमने जो कॉपर सल्फेट लेना है वो कॉपर 2 का सल्फेट लेना है, मतलब कॉपर की 2 की वैलेंसी के साथ वो सल्फेट बनना चाहिए। तो कॉपर 2 का सल्फेट कैसा होता है? ये कॉपर सल्फेट जिसको आपने एज इलेक्ट्रोलाइट लिया तो यहाँ पे ये आयोनाइज फॉर्म में मौजूद है। एनी हो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया सोल्यूशन जिसके अंदर आपने एनोड और कैथोड को डिप किया हुआ है। एनोड किससे मिलकर बना हुआ है? इम्प्योर कॉपर से, और कैथोड किससे मिलकर बना हुआ है? प्योर कॉपर से। एनोड में होनी है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी तो कैथोड, अच्छा कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइसिस भी होती है जिनके अंदर कैथोड इलेक्ट्रोड जो होते हैं या एनोड जो होता है वो खुद टेक पार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये वो टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जिसमें एनोड खुद टेक पार्ट करेगा रिएक्शन में। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एनोड पे मौजूद कॉपर ऑक्सीडाइज होगी। ये ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। यू नो कि ऑक्सीडेशन इज अबाउट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम कॉपर की ऑक्सीडेशन करेंगे तो मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव कर दें कॉपर में से तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाएगा। ये प्रोसेस किसका हो गया? ऑक्सीडेशन का। तो कॉपर यहाँ से एनोड से एक कॉपर का पीस टूटेगा, ठीक है, वो आयन के फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। कौन सा आयन बना के? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बना के, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देगा, ठीक है, एनोड के ऊपर। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुए हैं, तो दैट इज वाई हम कहेंगे कि एनोड पे कौन सा प्रोसेस हुआ है? ऑक्सीडेशन का। यही इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट के जरिए से मूव करके कैथोड पे आ जाएंगे। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां से आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस कैसे हुए? ऑक्सीडेशन से। एनोड पे हमने ऑक्सीडेशन की है, कॉपर को कॉपर के आयन में चेंज करके सोल्यूशन में भेज दिया और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से मूव करके इस साइड पे आ गए, राइट। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव आयन कहाँ मूव करते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पॉजिटिव आयन कहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड, ठीक है। और कैथोड किसका बना हुआ है? प्योर कॉपर की एक लेयर है, ये यहाँ आएगा, ठीक है, कैथोड के ऊपर ये कॉपर 2 पॉजिटिव आके अटैच होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव करके आ चुके हुए। ये कैथोड पे किस तरह से रिएक्ट करेगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव का आयन जो कैथोड पे गया वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी पहुँचे हुए हैं, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा के क्या बन जाएगा? कॉपर का न्यूट्रल एटम, और डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। देखिए रिडक्शन का फिनोमेना हुआ कैथोड पे, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई, आयन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड किया, एंड यू नो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन फिनोमेना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा? इसी तरह से ये सारे का सारा पूरे का पूरा इम्प्योर कॉपर का एनोड हल्का हल्का टूटता जाएगा। टूट के क्या होगा? कॉपर 2 पॉजिटिव बन के सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से मूव करके इधर आ जाएंगे। जो आयन यहाँ पे बन के आया है ये आयन भी इधर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा, कॉपर न्यूट्रल एटम की फॉर्म में यहाँ पे जमा होता जाएगा। तो ये सारा एनोड आहिस्ता आहिस्ता टूटता जाएगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता जाएगा, पॉजिटिव आयन यहाँ पे आके डिपॉजिट होता जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से ये पूरा एनोड खत्म हो जाएगा और सारे का सारा जो है कॉपर वो इधर आ जाएगा। अब सोल्यूशन में तो सिर्फ कॉपर आयन है जो यहाँ पे आके जमेंगे। इम्प्योरिटीज के अंदर तो ये सलाहियत नहीं है कि वो ऑक्सीडेशन करें, इलेक्ट्रॉन निकालें, आयन बनाएं और फिर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो। तो सारी इम्प्योरिटीज यहाँ पे बाकी रह जाएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम टूट टूट के कॉपर आयन में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन ऊपर से इधर भेज के सोल्यूशन में आएंगे। जो आयन वो इधर आ जाएंगे कैथोड के ऊपर और कैथोड पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे, वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये लेयर बड़ी होती जाएगी, राइट। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जो इम्प्योरिटीज है उनमें हो सकता है कोई आयरन की इम्प्योरिटी हो, ठीक है, आयरन भी इस सोल्यूशन में आयन बन के आ जाए। अब आयरन के पास भी चांस है कि वो यहाँ से जाए कैथोड पे, जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको पिक करे और उनको पिक करके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। आयरन क्यों डिपॉजिट नहीं होगा? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत माइनर होगी और कॉपर आयन्स की क्वांटिटी इस सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्यों कॉपर आयन की क्वांटिटी ज़्यादा है? क्योंकि वो तो आपके इलेक्ट्रोलाइट में भी कॉपर जो आयन है वो मौजूद थे, इलेक्ट्रोलाइट का भी हिस्सा है, वहाँ से भी इतना ज़्यादा कॉपर जो है, क्योंकि 99% तो कॉपर ही है ना, इम्प्योर कॉपर भी, तो इम्प्योर कॉपर में भी मैक्सिमम तादाद कॉपर की थी। तो सोल्यूशन में जिस आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वही जाके कैथोड पे अटैच होते हैं। कोई और आयरन, निकल, कैडमियम का आयन जो है वो वहाँ से टूट के सोल्यूशन में आके आयन बना के कैथोड पे नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होगी। तो दिस इज हाउ वी प्योरीफाई आवर इम्प्योर कॉपर इनटू प्योर कॉपर। तो ये तो था पूरा डिटेल्ड प्रोसेस, तो इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को। आप वीडियो को रिपीट करके अगेन ये प्रोसेस भी एक दफा देख सकते हैं। मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि आपने एनोड बनाया इम्प्योर कॉपर का एंड कैथोड बनाया प्योर कॉपर का, और जो इम्प्योर कॉपर थी वो यहाँ से
कॉपर ही थी ना वो, कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगी जो कि आउटर सर्किट के जरिए से यहाँ पे मूव करके आ जाएंगे। अब ये आयन जाएगा इधर कैथोड पे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, प्योर कॉपर का बना हुआ कैथोड नेगेटिव इन साइन होता है और एनोड पॉजिटिव इन साइन होता है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा और न्यूट्रल होके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होके इस तरह से इस फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। इस तरह से सारा एनोड टूट के सारा आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा, आयंस यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे, ये सारी की सारी जो है वो मोटी लेयर बन जाएगी कॉपर की, सारे का सारा कॉपर यहाँ पे आके प्योर हो जाएगा। प्योर क्यों होगा? क्योंकि इम्प्योरिटीज यहीं पे हैं एनोड के पास, इसको एनोड मड कह देंगे, ठीक है, एनोड मड। यहाँ पे सारी इम्प्योरिटीज बच गई, क्योंकि इम्प्योरिटीज आयन बना के सोल्यूशन में नहीं आई और ना ही वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुई। अगर कोई मेटल आयन आया भी तो उसकी क्वांटिटी इतनी कम थी कि वो कॉपर के मुकाबले में उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से वो यहाँ पे अट्रैक्ट करके नहीं जाएगी सोल्यूशन में। जिस आयन की तादाद ज्यादा होती है वही इस तरह से कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दिस इज हाउ वी प्योरीफाई आवर कॉपर फ्रॉम इम्प्योर कॉपर टू प्योर कॉपर। हमने रिफाइनिंग कर ली। रिफाइनिंग यही होता है कि इम्प्योर कॉपर को प्योरीफाई करके उसको रिफाइन करके अगेन प्योर जो कॉपर है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कि अभी तक जो हमने कॉपर की मेटलर्जी की है, कॉपर निकाला था बेस्मराइजेशन के प्रोसेस में, जो हमने कॉपर सेपरेट किया उसमें हमने अभी तक सल्फाइड्स वाले कॉपर के सल्फाइड्स वाले ओर्स में से कॉपर को निकाला था। अभी हम 2 रिएक्शन सिंपली देख लेंगे जिसके अंदर हम नॉन सल्फाइड कॉपर के ओर्स में से कॉपर को सेपरेट करेंगे, वो हम देखते हैं। तो देखिए अभी तक जो भी प्रोसेस आपने पढ़ा वो कार्बन के, कॉपर के, आयरन के सल्फाइड्स थे जिनको आपने इस्तेमाल किया और उन सल्फाइड्स में से कॉपर को सेपरेट किया था। तो अभी हम देखते हैं कि नॉन सल्फाइड ओर्स कौन कौन से हैं और उनमें से कैसे हम कॉपर को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोसेस है रिडक्शन विथ कोक, ठीक है। तो अभी देखिए ये कॉपर का हम कार्बोनेट लेते हैं, कॉपर कार्बोनेट। अभी नॉन सल्फाइड ओर है, इसमें सल्फर नहीं है, सल्फर के साथ कॉपर जो है वो अटैच नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये नॉन सल्फाइड ओर है, इसका रिएक्शन सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे और ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या ऑक्सीजन इधर रिएक्ट कर रही होती है, आप उसको लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, क्योंकि डीकम्पोजिशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो इसको आपने डीकम्पोज करके इसके कॉपर के ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया। यह प्रोसेस आपका एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो कॉपर का ऑक्साइड है ये अब कोक के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो दिस इज हाउ हम नॉन सल्फाइड ओर में से कॉपर को अलग कर सकते हैं। ये भी मेटलर्जी ऑफ कॉपर ही कहलाएगी फ्रॉम नॉन सल्फाइड ओर, कि आपने इसके ओर में से कॉपर को सेपरेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीचिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रोसेस में आप कॉपर को किस तरह से सेपरेट करेंगे? यहाँ पे आपने बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं और कॉपर का सल्फेट आप इस्तेमाल करेंगे। रिडक्शन विथ कोक में आपने कॉपर का कार्बोनेट इस्तेमाल किया और उसमें से कॉपर को सेपरेट किया। नाउ इन दिस प्रोसेस हम कॉपर का सल्फेट लेंगे, इसका आयरन के साथ रिएक्शन करवाएंगे थ्रू अ प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। लेकिन आप जस्ट ये रिएक्शन तैयार कर लेंगे कि किस तरह से ये नॉन सल्फाइड ओर्स, क्योंकि जो डिटेल में आपने सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं वो सल्फाइड्स ओर से कॉपर की सेपरेशन के पढ़े हैं। इसका जस्ट आप हवाला देंगे कि नॉन सल्फाइड ओर्स भी होते हैं कॉपर के, ठीक है। डिटेल्ड प्रोसेस आपने सल्फाइड्स के ओर्स का पढ़ा है, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे कि आयरन जो है वो अपने सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉपर सेपरेट हो गई। तो कॉपर को आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम इट्स ओर, राइट। तो ये तो नॉन सल्फाइड ओर्स की बात होगी कि हम नॉन सल्फाइड ओर्स में से भी कॉपर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ कॉपर, कि आपने जो सल्फाइड ओर्स में से एंड नॉन सल्फाइड ओर्स में से कॉपर को सेपरेट किया है, इस कॉपर को हम करते क्या है, ये कॉपर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर तो हो गई डन, राइट। मेटलर्जी ऑफ कॉपर में आपने कॉपर के सल्फाइड से कॉपर को निकालने का, उसके ओर में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के डिटेल्ड प्रोसेसेस पढ़े। फिर जो कॉपर आपने एक्सट्रैक्ट की थी उसको रिफाइन किया, प्योरीफाई किया, अब प्योरीफाई होकर कॉपर आपके पास आ गई है। आपने इसके अलावा ये चीज़ भी पढ़ी कि नॉन सल्फाइड ओर्स में से भी इसी तरह से प्योर कॉपर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास कॉपर एक्सट्रैक्ट होके
आ गई। मेटलर्जी डन। मेटलर्जी क्या होती है? किसी भी ओर या मिनरल में से उस प्योर मेटल को निकालना। अब हम पढ़ेंगे कि इस कॉपर को हमने इस्तेमाल कहाँ करना है, इसके यूजेस क्या हैं। तो वो कहते हैं कि जो कॉपर की मेटलर्जी की जाती है, कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से तकरीबन मैक्सिमम जो कॉपर है वो कहाँ इस्तेमाल होती है? तकरीबन 50% कॉपर कहाँ इस्तेमाल होगी? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, देखें जो भी आपके पास वायरिंग होती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या घरों में बिजली आ रही है या किसी भी डिवाइस के अंदर बिजली का काम हो रहा है, तो वहाँ पे छोटी छोटी वायर्स लगी हुई होती हैं, तारें लगी हुई होती हैं, तो मोस्टली वो कॉपर की बनी हुई भी तारें होती हैं। तो 50% कॉपर तो ये वायर्स बनाने में, क्योंकि आपको पता है कॉपर एक मेटल है, मेटल्स होती हैं वो हाई गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो बिजली इनमें से गुजर सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवा सकती हैं, तो वो तारों की मदद से करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वायरिंग की जाती है, तारें लगाई जाती हैं, बिजली की तारें या छोटी छोटी डिवाइसेस के अंदर तारें, तो उनमें कॉपर को इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड यूज इज तकरीबन 20% कॉपर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। 20% जो है, हमने 50% पढ़ा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो 20% जो कॉपर है वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लम्बिंग प्रोसेस। प्लम्बिंग प्रोसेस क्या होता है? आपके घरों में अगर कोई प्लम्बिंग का काम है या कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे इस तरह का प्लम्बिंग काम क्या होता है? ये नलके वगैरह बनाना या इस तरह की कोई टैप्स बनाना, टूंटियाँ बनाना, इस किस्म की चीज़ें जो प्लम्बिंग में कंसिडर होती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपने कहीं पे कंस्ट्रक्ट करना है कुछ, तो वो कॉपर की बनी हुई कोई चीज़ कहीं पे लगानी है, तो इस तरह से ये तमाम कंस्ट्रक्शन में एंड प्लम्बिंग में कॉपर इस्तेमाल होता है। एंड कंस्ट्रक्शंस एंड प्लम्बिंग में 20% कॉपर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आप कहाँ इस्तेमाल करती हैं? टू मेक अलॉय। नाउ व्हाट इज अलॉय? मैंने आपको पहले भी बताया कि अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल का कॉम्बिनेशन। लाइक कॉपर में अगर आप कोई और मेटल ऐड कर देंगे तो कॉपर की प्रॉपर्टीज हो सकता है इन्हांस हो जाए, ज्यादा अच्छी हो जाए, तो कॉपर की प्रॉपर्टीज को अच्छा करके कहीं पे इस्तेमाल करने के लिए हम इसमें कोई ना कोई और मेटल मिक्स करते हैं। तो जो मेनली आपके पास कॉपर के अलॉय मौजूद होते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रास, ठीक है, ब्रॉन्ज, ये कॉपर के अलॉय हैं। ये ब्रास एंड ब्रोंज में कॉपर के साथ कुछ और मेटल्स ऐड की हुई होती हैं। ठीक है, अब इनके तमगे भी बनाए जाते हैं, कहीं और भी ब्रास और ब्रोंज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वाली सॉलिड मेटल्स बन जाती हैं जब कॉपर के साथ कोई और मेटल्स मिक्स करके उनको अलॉय की फॉर्म में बना लिए जाते हैं। तो ये तीन मेन यूजेस हैं कॉपर के। उस कॉपर के जो आपने एक्सट्रैक्ट की है किसी इम्प्योर मिनरल या और में से, मेटलर्जी के जरिए से जो कॉपर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका प्रैक्टिकल यूज आप इन जगहों पे करते हैं। That's all about today's lecture.